हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी का किस नंबर पे आपको बोर्ड एग्जाम में किया जाता है हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, और इसमें 2 गद्यांश देता है जिसमें से आपको किसी एक गद्यांश को हल करना होता है। ये पूरे गद्यांश को आप देख रहे होगे तो इसमें से एक आप हल करके आओगे और आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। पहला है कि कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की यदि संगति बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन व दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इसमें पूछ रखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ के लिए आपको इसमें 2 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको खंड ब लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, कुसंग का जोड़ डैश डैश उठाती जाएगी। ठीक है, संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता को ब्लैक पेन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, अब इसमें देगा ब नंबर में गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। व्याख्या किसकी करनी है? ये शब्द आप देख रहे हो, इस शब्दों के नीचे एक रेखा खींची गई है, बस इसी रेखा वाले शब्दों की हमें अपने शब्दों में व्याख्या करना पड़ता है। अब यहाँ पे डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। यानी कि इसी की हमने व्याख्या किया, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, यानी उसे कभी उन्नति करने नहीं देगी। यानी इसको अपने शब्दों में बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका हमने व्याख्या कर दिया। अब इसके बाद स में है कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे स नंबर डालकर कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है और यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती। यही कुसंग का हमें प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं गद्यांश। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है दूसरा नंबर। ठीक है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वो अमृत और सत्य अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ये देखो, इसमें भी अ नंबर में पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं संदर्भ कैसे लिखना है आंसर शीट पे। यहाँ पे हमें डालना है खंड ब, वर्णात्मक टाइप के प्रश्न, गद्य, यह एक नैतिक डैश डैश हो गया। संदर्भ अ नंबर में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इस तरह से आपको इसकी पूरी संदर्भ लिखना है। यहाँ पे जिसको मैंने यहाँ पे हिंदी को हमने ब्लैक किया तो आपको भी ब्लैक से करना है। शीर्षक को ब्लैक किया एंड लेखक को ब्लैक किया है। इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है तो आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है ब नंबर कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है? यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया इस तरह का। ठीक, तो ये जो पूरा शब्द खींचे गए ना, इसी की हमें व्याख्या करना, अपने शब्दों में लिखना है। जैसे हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। देखो, यहाँ पे डालेंगे ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप से चलते फिरते, जिससे मनुष्य में त्याग की भावना सम्मिलित हो, भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में कल्याण की भावना निहित हो। पूरी इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। ठीक है, इतना आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन देता है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, ये देख सकते हो 2 नंबर आपको मिलेगा। हमें अपने ऐतिहासिक और नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी नैतिक चेतना है। ठीक है, तो 2 नंबर इसका आपको मिल जाएगा। एंड तीसरा आपका है
गद्यांश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इन तीनों में से एक आना तय है, ठीक है। जो तरुण संसार की जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हुए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ा ही सुखद लगती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। इसका संदर्भ के लिए हमें पाठ का नाम और इसके लेखक का नाम पता होना चाहिए, तभी हम संदर्भ लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसका संदर्भ आंसर शीट पे देख लेते कैसे। यहाँ पे सबसे पहले आप वर्णनात्मक प्रश्न आ गया तो ये लिख लेना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। हिंट्स के रूप में शुरुआत की 1 से 2 अक्षर, लास्ट की 1 से 2 अक्षर लिखना है। संदर्भ के लिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी है, ठीक है। ऐसे आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। व नंबर की गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया कि वे अतीत का स्वप्न देखते हैं, ठीक है। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, ठीक है, और वृद्ध अतीत को, तरुण मतलब नवयुवक जो होते हैं, वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, नवयुवक क्रांति लाना चाहते हैं, और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। इतना हमें व्याख्या करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो युवा अवस्था को पार कर वृद्ध हो गए हैं, उन्हें बचपन की यादें सुखद लगती हैं। इसी प्रकार एक और युवकों को जहां उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्ध को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट कर लाना चाहता है। युवकों को अभिलाषा रहती है, इधर है, कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लेंगी, ठीक है। ये युवकों को क्या रहती है कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लेंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें कि तरुण मतलब नवयुवक और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं। देखो युवा और वृद्ध दोनों वर्तमान से क्षुब्ध रहते हैं, क्योंकि तरुण युवा परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के महान परंपराओं और जीवन मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वृद्ध होते हैं ये क्या करते हैं कि पुरानी परंपराओं को संरक्षित करते हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ से आपका कितना नंबर कंप्लीट हुआ, ये तीनों आप तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे, वो भी 6 नंबर का है। यहाँ पे है सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है। ये आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का आएगा और आप इन तीनों को केवल सुन लो, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, केवल सुन लोगे तो आप लिख कर आ जाओगे बोर्ड एग्जाम में और पूरा नंबर लेकर आओगे। यहाँ पे पहला में है, ये दे रखा है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ हमें सबसे पहले लिखना है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिरे लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो तिही पाई। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। चरण कमल डैश डैश तिही पाई। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के जो रचयिता है वो सूरदास जी हैं। इसके बाद हमसे पूछ रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक जो रेखा खींचा गया इसकी हमें अपने शब्दों में क्या करनी है, व्याख्या। हम डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण कर चलने लगता है, यानी अमीर हो जाता है, ठीक है। ये प्रभु की कृपा से होती है। इसके बाद किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, तो ये प्रभु की कृपा से अंधा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रसे अंतर गति ही भावे। अब इसमें है कि उपयुक्त पद्यांश का हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं इसको कैसे लिखना आंसर शीट पे। यहाँ पे सबसे पहले में क्या पूछ रखा है, इसमें पद्यांश का संदर्भ। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22 में अभिगत गति डैश डैश पद गावे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक के सूर सागर से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है, ठीक है।
यह विगत वाले के रचिता जो है सूरदास ही है। लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद दूसरा बोल रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक शब्दों की व्याख्या में अपने शब्दों में करना है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता ज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस तो खा लेता है और उसको रस भी मिलता है और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्ति उसे नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये निराकार ब्रह्म की उपासना भी है। यानी इसको इंसान महसूस कर सकता है लेकिन इसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। जो निराकार ब्रह्म है, ठीक है, इनकी उपासना क्या है, अज्ञात है, इनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, यही अगम अगोचर मतलब इससे लोग अनजान है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपका कि रानी मैं जानी अजानी महा पबी पाहन हूते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज जानियो कहाँ ती को जिन कान कियो। यानी प्रस्तुत पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं आंसर शीट पे। इसका हमें संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। तो यहाँ पे लिखेंगे रानी मैं जानी डैश डैश बनवास दियो। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ की जो रचिता वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। अब हमें रेखांकित अंश की व्याख्या, हमने संदर्भ लिखा, अब व्याख्या करनी कहाँ से। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरी कैसे, प्रीतम लोग जियो है कैसे। मतलब जब ये राम लक्ष्मण और सीता जी गांव के रास्ते अपने जंगल को जाते हैं, ठीक है, वनवास को जाते हैं, तब गांव के लोग उन्हें देखकर यही कहते हैं कि ऐसे मनोहर मूर्ति, ठीक है, ये ऐसे मनोहर मूर्ति जो कि मन में बसाने योग्य, आंखों में बसाने योग्य, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ये अपने परिवार से बिछड़ गए तो उनके चाहने वाले लोग कैसे जिंदा होंगे। आखिर मैं सखी आंख में बसाने योग्य है, सखी राखीबे जोग आंख में रखने योग्य है, इन्हें कीमी कै वनवास दिए, इन्हें किसने वनवास दे दिया, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जब वन पथ पर आगे बढ़ रहे थे तब उन्हें देखकर गांव के नर नारी आपस में बात कर रहे थे कि ऐसी मन को हरण करने वाली मूर्तियों के बिछुड़ जाने पर पता नहीं इनके प्रेमी कैसे जीवित हैं। हे सखी ये राजकुमार आंखों में रहने योग्य है, भला इन्हें किस निष्ठुर ने वनवास दे दिया है। ठीक है, इसके बाद किसका हृदय पत्थर की भांति कठोर है। तो यहाँ पे जो रानी राम को वनवास देती है कैकेयी, उनका हृदय जो है वो पत्थर से भी कठोर, पबी पाहन हूते कठोर ही हो, मतलब कि जिसने इस प्रीतम यानी कि जो आंखों में बसाने योग्य मूर्ति है इसको वनवास दिया है, उसका हृदय जरूर पत्थर से भी कठोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं, और नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन है हिंदी संस्कृत खंड के महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, जो कि 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का, 3 नंबर इसका हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल यहाँ से 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो गए। ठीक है, और ये देख सकते हो कि आप ये कितना बार आया हुआ है, यानी हर बार आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा यश केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब ये जो नगरी है, ये नगर है वाराणसी, ये भारतीय संस्कृति वाला नगर है। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल भी है। इसी का हमें इत एवं संस्कृत वाग्यमस्य संस्कृतेश आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्रा मध्यम अकरोत स तेषाम ज्ञानेन प्रभावित अभवत यन्ते उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा में करिवा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इत, मतलब ये संस्कृत वाग्यम संस्कृत से आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, मतलब यहाँ पे संस्कृत का जो आलोक है, प्रकाश, वो सभी तरफ फैला है। मुगल युवराज, ठीक है, दारासिको यहाँ पे आए और भारतीय दर्शन किया, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, और ये इस ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। ठीक है, इसी की हमें व्याख्या करना है। सबसे पहले 2 नंबर लेने के लिए संदर्भ लिखना पड़ेगा, संस्कृत गद्य डालकर ऐसा नगरी डैश डैश कारिता। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। ठीक है, ये पूरी इसकी व्याख्या होगी। इसके बाद है अस्माक संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। ठीक
ठीक है, यानी हमारी जो संस्कृति है वो सदा गतिशील रहने वाली है। मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधाराम स्वीकरोति, मतलब कि मानव जीवन के लिए ये अपने समय समय पर नई विचारधारा को ग्रहण करती है। नवा शक्ति चपरानोति, नई शक्ति को प्राप्त कर लेती है। अत दुराग्रह, बिना किसी हट के नास्ति, यह युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत सहर्षति गृहीतम भवति, ठीक है, बिना किसी हट के ये जो मानव के कल्याण हित के लिए चीजें होती है उसे ग्रहण करती है। एतस्या गतिशीलता रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्येषु निहितम तद यथा सत्यम प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। अब इसका कैसे में लिखना ये चीजें हम देख लेते हैं, ठीक है। हमें संस्कृत गद्यांश डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। अस्माकं संस्कृति दृढ़ता चेति, संदर्भ के लिए 2 नंबर। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति के आदर्शों का वर्णन किया गया है। हिंदी में अनुवाद, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और शक्ति प्राप्त करती है। यह हट नहीं है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा गतिशील रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा और सभी नेक्स्ट की सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता निहित होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी व्याख्या लिखनी है, केवल आप सुन लो, ठीक है, सुन भी लोगे तो बहुत अच्छा है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें है गद्यांश है संस्कृत का, वह कि नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यत, ठीक, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु प्रहेलिका का उत्तर धातु समर्थन अबोध, उत्तर देने में समर्थ नहीं होता। अतः तब ग्रामीण अवदत, ग्रामीण बोला अहम अस्या प्रहेलिकाम उत्तरम न जनामि, मैं इस प्रहेलिका का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम, यह श्रुत्वा, सुनकर ग्रामीण ने अकथ्यत, बोला यदि भवान उत्तरम न जनती, यदि आप उत्तर इसका नहीं जानते हो, तरही तब ददातु 10 रुपये 10 रुपया। अतः मलान मुखेन, ठीक है, शर्त, तरही मतलब शर्त के अनुसार 10 रुपये 2। अतः मलान मुखेन, ठीक है, बेचारे जैसे मुख वाले नागरिक ने शर्त्यानुसारम, शर्त के अनुसार 10 रुपये दत्तानी, 10 रुपया दे दिया। लिखेंगे संस्कृत गद्य नागरिका 10 रुपये दत्तानी, ठीक है। संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह प्रहेलिका का उत्तर देने में समर्थ न हुआ, इसलिए उस ग्रामीण ने कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो दीजिए 10 रुपए। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपया दे दिया, ठीक है। इसको आप सुन लोगे तो भी आएगा आपके सामने, तो लिख लोगे, ठीक है, सुनने से भी बहुत ज्यादा याद हो जाता है। इसके बाद ये तो समाप्त हो गया। अब हमारे सामने आएगा 24 नंबर में आपकी बोर्ड एग्जाम में देता है हिंदी के संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश। 2 नंबर आपको इसका संदर्भ लिखने का, 3 नंबर इसका हिंदी में अनुवाद करने का मिलेगा। तो यहाँ पे जो पहला है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। इसको कैसे लिखना है, इसका संदर्भ लिखने का 2 नंबर एंड हिंदी में अनुवाद करने का 3 नंबर, टोटल यहाँ से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 24 डाल देंगे। संस्कृत पद, ठीक है, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। संदर्भ की प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। हिंदी में अनुवाद, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो या निरोग हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुख न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना इसमें की गई है। इस तरह से आपको पहला इसमें हो गया। इसके बाद दूसरा है कि नीर क्षीर विवेक हंसालस्यम तोमेश तनुषे चेत विश्वसिमित्रन धूनान्य कुल व्रतम पाली स्यति क, ठीक है, यानी कि नीर क्षीर को यानी दूध और पानी को अलग करने का काम बकुला करता है, ठीक है। तो यही बोला जाता है कि अगर ये बाकुल तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे अलावा कौन करेगा, तुम अपने समाज के अपने उसका क्या करोगे, उसको रखोगे, ठीक है। जिससे यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या 24 संस्कृत श्लोक नीर क्षीर डैश डैश पालिस्यति क। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्य खंड में संकलित अनुक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद, हंस के पक्ष में, हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करते हो तो अब संसार में कौन दूसरा व्यक्ति
अपने कुल मर्यादा का पालन करेगा, यानी आपको ये चीजें करना ही पड़ेगा। इसके बाद है नेक्स्ट तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट है, माता गुरुत्रवा भूमि खात पित्तो चतरस्ता मन शीघ्रतम वतात चिंता बहुतरी त्रिड़ा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनसे कि क्या क्या है। ठीक है, कैसे इसको लिखना है, सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। हम 24 नंबर में लिखेंगे, श्लोक है माता गुरुत्वा दश त्रिड़ा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से। हिंदी में अनुवाद, युधिष्ठिर उत्तर देता है पृथ्वी से अधिक भारी माता है, यानी पृथ्वी से भी ज्यादा महान माता है, आकाश से भी अधिक ऊंचा पिता का स्थान है, वायु से भी अधिक शीघ्र मन है, और तीर्ण यानी तिनके से भी अधिक, क्षीण मतलब ज्वलनशील करने वाला चिंता है। यानी तिनका जितना जल्दी आग पकड़ता है पूरे शरीर को, जो आपके लकड़ी होते उसे राखी बना देता है, राख बना देता है, उसी हिसाब से चिंता भी आपके शरीर को राख बना देगा। इसलिए आप लोग भी चिंता मत किया करो। ठीक है, तो ये हो गई पूरी की पूरी वीडियो। ये पूरा तैयार कर लेते हो तो आपका 70 नंबर पक्का, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं इसमें जीवन परिचय और भी एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा जिसमें जीवन परिचय होगा। ठीक है, खंड काव्य वगैरह होगा और निबंध होगा। ठीक है, इन सब चीजों का। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।